नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप जगत से जुड़े लोगों से किया संवाद। कहा, यह अनगिनत कल्पनाओं के सच होने का सफर। बीएमसी चुनाव में महायुति को भारी बढ़त। ठाकरे ब्रदर्स की फीकी पड़ी चमक। राज्य के अन्य हिस्सों में भाजपा आगे। भाजपा ने जनता का जताया आभार। भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को मिलेगा नया पूर्णकालिक अध्यक्ष। 19 जनवरी को होगा नामांकन। पश्चिम बंगाल के चाकुलिया में बीडीओ कार्यालय में आगजनी के बाद चुनाव अधिकारियों में दहशत। माइक्रो ऑब्जर्वर और मतदान कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ घोषित। एक ही हाफ में जोकोविच और सिनर। वहीं विश्व नंबर 1 आर्यन सबालेंका वाइल्ड कार्ड के खिलाफ करेंगी अपने अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया दिवस समारोह को संबोधित किया। भारत मंडपम में हुआ ये कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया पहल की 1 दशक की यात्रा पर आधारित रहा। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया से जुड़े लोगों से संवाद भी किया। पीएम से बातचीत में इन्होंने स्टार्टअप इंडिया पहल को बेहद रचनात्मक और लाभकारी बताया। प्रधानमंत्री की स्टार्टअप इंडिया पहल की यात्रा 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। आज ये देश के आर्थिक और नवाचार ढांचे का अहम हिस्सा बन चुकी है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि स्टार्टअप इंडिया की 1 दशक की यात्रा कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। 1 दशक पहले के हालात की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि आज देश के युवाओं को खुला आसमान मिला है तो नतीजा सामने है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पीएम ने कहा कि हमारे युवाओं का फोकस वास्तविक समस्याओं के समाधान पर है। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया ने गरीब और मध्यम वर्गीय युवाओं को बिजनेस की दुनिया में आने का अवसर दिया है। पीएम ने भारतीय स्टार्टअप्स में नारी शक्ति की भागीदारी को सराहा। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है। ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि सरकार ने युवाओं को ऐसी परिस्थितियां मुहैया कराई हैं जिनसे वो इनोवेशन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं में नवाचार और देश के लिए जोखिम लेने की सोच का पीएम ने खास तौर पर जिक्र किया। रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है
वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्टार्टअप इंडिया पहल की एक दशक की उपलब्धियों और इससे आए बदलाव को दिखाया गया। नवाचार एवं उद्यमिता बढ़ाने में स्टार्टअप इंडिया की भूमिका शानदार रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। देश भर में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिली है। ये उद्यम रोजगार पैदा करने, नवाचार से होने वाले आर्थिक विकास और अलग अलग क्षेत्रों में घरेलू वैल्यू चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता की प्रशंसा की। एक्स पर अमन गुप्ता की एक वीडियो साझा करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा, बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने सच ही कहा है। नेशनल स्टार्टअप डे हर उस उद्यमी का जश्न मनाता है जो निरंतर मेहनत करता है, अपने आइडिया पेश करता है, असफलताओं से सीखता है और फिर दोबारा खड़े होकर भारत के लिए कुछ नया और सार्थक बनाने में जुट जाता है। इस वीडियो में बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने अपनी स्टार्टअप की यात्रा का अनुभव साझा किया और कहा कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हर मंजिल को पाना मुश्किल नहीं है। आज से कुछ साल पहले मैं बस आप ही लोगों की तरह यहाँ बैठ के फाउंडर था, सोचता था कि कभी हमारी भी एक बड़ी कंपनी होगी, कभी हम भी कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ हम भी अपने देश के लिए करेंगे। आई वॉज जस्ट वन ऑफ यू गाइज एंड आई एम प्राउड टू से दैट इफ आई कैन बी सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ in front of all of you, along with Minister Sir and these dignitaries, so can you guys be, right? So, guys, this is the new India where startup founders get to share a stage with Honorable Prime Minister, Honorable Minister, and fellow dignitaries. कभी आपने सोचा था कि स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट होगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। बॉलीवुड में हम लोग आईफा अवार्ड्स सेलिब्रेट करते थे, फिल्म फेयर अवार्ड सेलिब्रेट होते थे, आज स्टार्टअप अवार्ड सेलिब्रेट हो रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाई है। शिवसेना को 16, शिवसेना उद्धव को 39, मनसे को 4, कांग्रेस को 13, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार को 2 सीट मिली है, जबकि अन्य के खाते में 8 सीटें गई हैं। पुणे नगर निगम चुनाव में भाजपा 70 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट को 12 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। हालांकि बहुमत के लिए 83 सीटों का आंकड़ा अभी भी हासिल नहीं हुआ है और कई सीटों के परिणाम अभी आने बाकी हैं। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में भाजपा ने 110 सीटों के साथ बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं और वह दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के रुझानों के बीच कोल्हापुर में भाजपा के उम्मीदवार प्रताप दत्तात्रेय पाटिल के समर्थक खुशी से झूम उठे। प्रताप पाटिल ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं हमेशा विकास में विश्वास करता हूं और यही वजह है कि लोगों ने मुझे चुना है। ये मेरा दूसरा कार्यकाल होगा। मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और उनके लिए काम करूंगा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा और महायुति के शानदार प्रदर्शन पर भाजपा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा भी है या नहीं, क्योंकि केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र में ये गठबंधन टूट चुका है। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए। और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियाँ। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी भारत मंडपम, नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। हाँ भाई, मेरा आना पक्का है। मैं 7 तारीख को आ रहा हूँ। बेटा फिर सोच लेते, शहर में जाके नौकरी करोगे, यहाँ तो अपना खेत है। और खेत में है क्या, माल टाइम से मंडी नहीं जा पाता है। सड़क कच्ची है तो कोई गाड़ी वाला आता नहीं है। ये खेती वेती छोड़ दो बाबा, आप मुझसे तो नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ शहर अपने दोस्त के पास। बेटा बाबा अब सड़क बन चुकी है, खेत से सीधा मंडी। और मैं अब यही रहूंगा आपके पास। सड़क ये दोस्त है मेरी, सड़क ये दोस्त है मेरी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के मानसरोवर पार्क में आयोजित 3रे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। पतंग महोत्सव का आयोजन दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधियों और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने देशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानव का अस्तित्व असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण से अभिन्न रूप से जुड़ा है। अमित शाह ने कहा, उत्सवों के माध्यम से पूरा समाज एकत्रित होता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण के मौके पर देश भर के सभी लोगों को और विशेष कर किसान भाइयों बहनों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ऋतु चक्र, हमारा जीवन का अस्तित्व एक प्रकार से असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण पर निर्भर होता है। भारत के लोगों को उत्सव प्रिय होते हैं और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है। अमित शाह ने सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष मनाने का भी ऐलान किया है।
उन्होंने कहा, सोमनाथ मंदिर पर 16 बार हमले हुए, लेकिन जितनी बार मंदिर तोड़ा गया उतनी ही बार उसे फिर से बनाया गया। अमित शाह ने इसे सनातन धर्म की अजरता और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के अमर होने का प्रतीक बताया। मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बनाया है और अब भारत सरकार और कई सारे सरकारें साथ में मिलकर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष मनाने का भी हमने ऐलान किया है। सोम समुद्र के किनारे प्रभु शिव का ये स्थान दुनिया के इतने लोगों की नजर में आया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 16 बार इसको तोड़ने का उपक्रम किया गया। तोड़ने में वो सफल हुए, मगर जितनी बार तोड़ा गया फिर से बनाया गया। ये परिचायक है कि विध्वंस करने वालों से बनाने वालों की शक्ति बहुत बड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पतंगों ने आजादी के आंदोलन में भी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, देशवासियों ने साइमन कमीशन के विरोध में उत्तरायण के दिन साइमन गो बैक लिखी हुई पतंगों से पूरे आसमान को भर दिया था। जब साइमन कमीशन देश में आया तब साइमन कमीशन का देश में अनेक प्रकार से विरोध हुआ था। साइमन गो बैक का नारा एक प्रकार के आजादी के आंदोलन का प्रतिघोष बन गया था, परंतु साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया था तो देश भर में उत्तरायण के दिन साइमन गो बैक लिखकर पतंग उड़ाकर पूरा आसमान भारतीयों ने भर दिया था और अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय दिया था। तो पतंग ने उस जमाने में आजादी के आंदोलन में भी एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम करा था। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में मौजूद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भारतीय संस्कृति में पतंग उड़ाने के महत्व को समझाते हुए सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पतंगबाजी देश की एक सदियों पुरानी परंपरा और एक कला है जो प्रकृति के इन पर्वों पर भिन्न हिस्सा बनी हुई है। डीडीए द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का यह 3रा वर्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी इस पतंग महोत्सव में लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगे। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने डीडीए की इस पहल की सराहना की। सीएम ने सभी दिल्ली वासियों समेत देशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। पतंग उत्सव हम सबको अपनी भारतीय संस्कृति से, परंपराओं से जोड़ने वाला है। पतंग उत्सव दिल्ली के लिए इस स्वरूप में नया जरूर है, परंतु अपनी गली से, अपने घर से, अपनी छत से पतंग उड़ाने का अनुभव बचपन से ही दिल्ली का हर बालक लेता है और उन्हीं यादों को फिर से संजोने का, सहेजने का काम ये पतंग उत्सव कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19 और 20 जनवरी को किया जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 4 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन करेंगे। वहीं 20 जनवरी को अगर मतदान की आवश्यकता पड़ी तो उसके बाद नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में चाकुलिया बीडीओ कार्यालय में हुई भीषण आगजनी और तोड़फोड़ के बाद चुनाव अधिकारियों में भारी दहशत का माहौल है। फरक्का के बाद हुई इस ताजा हिंसा ने माइक्रो ऑब्जर्वर और मतदान कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने खुद सामने आकर चुनावी अधिकारियों को सुरक्षा का पुख्ता भरोसा दिलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग हर कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने मामले में गृह सचिव और डीजी से रिपोर्ट तलब की है। पश्चिम बंगाल में ही चल रहे मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पूर्व जादवपुर के अहल्यानगर में बीएलओ अशोक दास की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उनका शव उनके घर के शौचालय से लटका हुआ मिला। भाजपा का आरोप है कि कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 109 के निवासी अशोक दास की मौत के लिए स्थानीय तृणमूल पार्षद अनन्या बनर्जी जिम्मेदार हैं।
अपने आरोप को साबित करने के लिए भाजपा ने फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सार्वजनिक किया है। इस फोन कॉल में भाजपा की बीएलए मौसमी दास और मृतक की पत्नी के बीच बातचीत है। भाजपा की बीएलए मौसमी दास ने आरोप लगाया है कि फोन का ऑडियो क्लिप सामने आने के कारण उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं। तृणमूल पार्षद अनन्या बैनर्जी ने इन आरोपों से इनकार किया है। मेरा जो बातचीत हो रहा था वो हो रहा था बीएलओ जो है अशोक दास उनके वाइफ के साथ में। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था अशोक दास के ऊपर कि वो बीएलओ जो काम कर रहे थे एसआईआर का वो टीएमसी के हिसाब से करना पड़ेगा उनको, इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था और ये वो नहीं कर रहे थे बोल के वो करना चाह रहे थे सही से काम। तो उनको बोला जा रहा था कि आपका घर के ऊपर हमला होगा, आपका वाइफ और जो बच्चा है उसको बाहर कैसे निकलते हैं हम लोग देखते हैं, मारेंगे पीटेंगे, आपको रहने नहीं देंगे, यहाँ पे आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ये सारा चीज़ उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। इस फोन बातचीत का हवाला देते हुए सजल घोष ने टिप्पणी की कि इससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में बीएलओ पर कौन दबाव बना रहा है। एक बीएलओ ने सुसाइड किया, उनकी वाइफ रोते हुए चिल्लाते हुए साफ बोल रही है कि उधर की जो काउंसिलर है और उधर के काउंसिलर का चमचा या गुंडा तृणमूल का राजू विश्वास, उन लोगों ने इतना धमकाया कि गलत जितना भी नाम है उसको काटा नहीं जाएगा। ये धमक वो सहन नहीं पाए। उनको ऐसा भी धमकाया गया था कि फैमिली पर असर आएगा, बीवी बच्चों को पीटेंगे। मैं ममता दीदी से पूछना चाहती हूँ, क्या बोलोगे? बुलाओ और एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सुनना चाहते हैं। मृतक के भाई असित दास ने कहा है कि उनके भाई की मानसिक शक्ति इतनी कम नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले। इसका इतना स्ट्रांग है कुछ नहीं होगा। ये लड़का कैसे ये काम कर लिया, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपेन, whether any political pressurization has there or not, I will try to find out the actual cause. झारखंड में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख का शव फंदे से लटका मिलने का मामला गर्माता जा रहा है। मजदूर के गृहनगर मुर्शिदाबाद में घटना को लेकर भारी हिंसा भड़क गई है। इस संदिग्ध मौत के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 और रेलवे ट्रैक को बांस लगाकर पूरी तरह बाधित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अराजक तत्व बेखौफ होकर उपद्रव कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।